मैं एन बिलोचन हूँ धनबाद से। और हालांकि मूल तो मैं बिहार से हूँ। मैं नौकरी पेशा माता पिता का संतान। चूंकि मेरी माँ स्टेट गवर्नमेंट की टीचर हुआ करती थी, मैं शिक्षक पुत्र हूँ। और मेरे पिता भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे। और छोटी ही नौकरी थी लेकिन सरकारी सेवा थी। तो मेरे को विरासत में एक सरकारी नौकरी मिल रही थी। 1984 में मेरे पिताजी ने वीआरएस लेकर मेरे को अपनी नौकरी देने की पहल की, जो मैंने नहीं ली। मैंने उसे रिजेक्ट किया। शायद वो मेरा दुस्साहस था, शायद वो कोई गलत निर्णय था, या शायद हमारी कैसी भी सोच थी, लेकिन मैं कुछ अलग कुछ करना चाह रहा था। मैंने अपने पिताजी की नौकरी को मैंने रिजेक्ट किया जब, तो मेरे पिताजी नाराज हुए थे। हालांकि उन्होंने कागजी कार्रवाई आरंभ रखी थी कि बेटा है, बाप की नौकरी नहीं लेगा, ये कैसे होगा, लेना तो पड़ेगा। और यहाँ तक कि वो ज्वाइन करने के लिए ले जाने लगे थे मेरे को। उस समय मैं 1984 में मैं कितने साल का रहूंगा, 22 साल का रहूंगा ऐसा कुछ। तो मैं अपनी माँ को साथ ले गया था कि किसी भी कीमत पर मेरे को इस नौकरी से छुटकारा दिला दो। मेरी माँ चूंकि मेरा साथ दिया करती थी, और उसने पिताजी को डिफेंड किया कि जब ये करना नहीं चाहता तो जबरन इसको मत दीजिए। और वो जॉब, सरकारी जॉब बेच दी गई 15,000 में। तो इस तरह मैंने एक बड़ा खतरनाक स्टेप लिया था। हालांकि पिताजी ने बोला था मेरे को कि बेटा, आने वाले कल में भगवान मिलेंगे, लेकिन नौकरी शायद नहीं मिलेगी, तू सही नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने पिता को बोला था कि बाबूजी, बाबूजी ही हम कहते हैं अपने माँ को, तो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हैं सर। आप सभी लोगों से अगर कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है, मैं आज जो भी हूँ, जो भी मेरे को आप जैसा भी सोचते हैं, मैं वैसा हूँ नहीं। बहुत ही छोटी और साधारण पृष्ठभूमि से यहाँ तक पहुंचा। हाँ, क्या हुआ फिर, मैं बैक हुआ। मैं सोचा कि मैं कोई बिजनेस करूंगा। और मेरी बहन रहा करती थी कलकत्ते में, तो मैं वहां चला गया 1989 में। हाँ, 84 में ये जॉब वॉब वो सब समाप्त हुआ। तो मैं बिजनेस की बात सोची। हमारे दिमाग में ये बात चलता था कि ये तो जॉब से तो लिमिटेड लाइफ होती है, तो क्यों ना बिजनेस किया जाए, बिजनेस में कुछ बड़ा होता है। सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, उस समय मेरी स्थिति, मैं क्या, मोटरसाइकिल का सपना मैं देखता था कि काश मैं गाड़ी लेता, अपनी माँ अपने पिता को दिखाता, कुछ हेडलाइट जलती, उसकी घर के अंदर रोशनी आती, कुछ ऐसे ख्वाब हुआ करते थे। तो जो मैंने जब कलकत्ते में एक बिजनेस करने की बात सोची, तो उस समय 1989 में मेरे को 12-15 हजार रुपए दिए गए थे। मैं अपनी माँ से कुछ पैसे लिए थे, माँ तब तक रिटायर हो चुकी थी। और अपनी पत्नी, क्योंकि 81 में मेरी शादी हुई, पत्नी के जेवरात मैंने बेचे, जो भी 12-15 हजार इकट्ठे हुए, मैंने कलकत्ते में एक बिजनेस की शुरुआत की। और बिजनेस चलने लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब सही पटरी पर आया, इस रास्ते से मैं ज्यादा बड़ी ऊंचाई तक जा सकता हूँ। लेकिन दोस्त, ऐसा है कि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि हम जब कुछ सोचते हैं, ठीक वैसा होता नहीं लाइफ में। शायद हमारी सोच उतनी परफेक्ट नहीं होती, शायद हमारा अनुभव उतना पुष्ट नहीं होता, इसी वजह से या जो भी कारण रहे हों। 1991, 95, 96 में इस तरह चलने लग गया। मैं ये सोच रहा था कि चलो बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं शिक्षण, यानी कि कॉलेज लाइफ, विद्यार्थी जीवन से डायरेक्ट बिजनेस में आया था। कोई बहुत बड़ी एक्सपीरियंस नहीं थी। मैंने वहां एक घर लिया। मेरी माँ ने बोला 91 में कि तुम जाओ, अब जब बिजनेस ही करना है तो अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाओ। ए, तो मैं फैमिली से आ गया कलकत्ते, और वहां मैंने एक घर लिया। और वो घर एक छोटा सा, उसको क्या कहिए, झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी। मिट्टी की दीवार, मिट्टी का फर्श, ऊपर छप्पर, छप्पर, एक कमरे का वो घर, झोपड़ा। उसके बाहर
मिट्टी का कच्चा आंगन जिसके चारों तरफ गंदे नाले बहते, और एक सरकारी नल हुआ करता था कुछ दूरी पर, जिससे पानी मेरी पत्नी लाती थी, और उसी छोटी सी झोपड़ी में एन विलोचन अपना जीवन शुरू करता है, इस उम्मीद में कि आने वाला कल बेहतर होगा। ये आशावादी दृष्टिकोण हमारी शुरू से रही है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ 100%, और मन से नहीं हारता, और ये होगा भी नहीं जब तक मैं समाप्त नहीं हो जाता। तो लेकिन ये संघर्ष चलता रहा। मैं ये सोचा कि आने वाले कल में मैं इस स्थिति से बेहतर स्थिति में आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त ऐसा हुआ नहीं। अनुभव की कमी कहिए या पूंजी का अभाव कहिए, या और कोई बहुत ही अच्छा सपोर्ट नहीं होने की वजह समझिए, मैं नीचे ही गिरता गया, और ज्यादा संघर्ष मेरे को होने लग गया। हालांकि मेरी फैमिली में 80% लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कुछ तो बड़े जॉब में भी हैं। मेरे बड़े मामा जी बीसीसीएल के बड़े अधिकारी हुआ करते थे। तो इस तरह मैं बहुत ज्यादा डाउनफॉल किया लाइफ में, उसी कारोबार में। 98 99 तक, सन 2000 तक आते आते मेरी कहानी लगभग समाप्त हो चुकी थी। मेरा क्या होता था, मेरी दिनचर्या क्या थी? घर से निकलना, दुकान जाना, ऑन फुट पैदल, मेरे पास कुछ तो था नहीं, पैदल जाना, उस झोपड़ी से निकलना, दुकान तक जाना, दुकान से निकलना, झोपड़ी में आना। उसी एक कमरे में केरोसिन स्टोव हुआ करता था, एक छोटी सी चौकी हम लोग कहते हैं, पलंग वलंग नहीं, चौकी, वो होता था। उसी कमरे में खाना खाना बनाना, रहना, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, सब कुछ उसी एक कमरे में। यही तो जिंदगी थी हमारी, और यही यही मेरी औकात भी है सर। हालांकि अगर मैं किन्हीं को, कोई हमारे लोग अगर हमारी कुछ बातों से अगर दुखी हुए हों, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे को माफ कीजिए। लेकिन मेरी कोई बहुत बड़ी औकात नहीं है, मैं बहुत ऐसा कुछ नहीं हूँ, जानते हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने सोचा कि मेरे को साइकिल लेना चाहिए, तो मैंने सेकंड हैंड साइकिल खरीदा, क्योंकि मेरी औकात नई साइकिल खरीदने की नहीं थी। अब आप समझिए कि मेरी स्टेटस क्या होगी, मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, मैं किस औकात का व्यक्ति रहा होऊंगा उन दिनों। मेरे को, मेरी जो लाइफस्टाइल थी, इस वजह से मेरे पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार शादी का निमंत्रण पत्र तक मेरे को नहीं देते, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए गिफ्ट देने की औकात नहीं होती। एक उपेक्षित जिंदगी मैं जी रहा था, और मेरे रिलेटिव से भी मेरे को सिंपैथी इसलिए नहीं मिल रही थी कि मैंने अपने पिता की नौकरी को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये इस परिस्थिति का खुद ही जनक है, इस पर दया नहीं आती, इस पर सहानुभूति मत करो, क्यों इसने अपने बाप की नौकरी नहीं ली। सभी लोग मेरे को दंडित कर रहे थे, और कह रहे थे, हकारत की नजरों से, जो भी कह लीजिए, बात समाप्त करते हैं। और सन 2000 के बाद तो मैं ऑलरेडी, जैसे लगता है कोई आईसीयू में जीता है, उस तरह मैं जीने लग गया। यानी खाना बन जा रहा है उस झोपड़े में, हम लोग खा पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात हुआ करती थी, ये संतोषजनक बात थी। इस तरह की चैलेंज, और सन 2001, सन 2002 और दबाव बढ़ता गया। लोगों ने मेरे को सिंकिंग सी कहने लग गए, यानी डूबता जहाज। और वाकई सर 2003 में, शायद मैं उन दिनों 41-42 साल का रहा हूँगा, और मेरी कहानी समाप्त हो गई। मेरी उस छोटी सी दुकान में दसियों दबंग लोग आते हैं, मेरे को उस दुकान से कॉलर पकड़ के निकाल देते हैं, और मेरी उस एक दुकान में दसियों ताले लगा दिए जाते हैं, क्योंकि मैं डिफॉल्टर घोषित हो जाता हूँ, समझिए। और मैं कोई यानी कि प्रतिरोध नहीं कर पाता, और मैं चुपचाप अपने घर वापस आ जाता हूँ। घर क्या, उस झोपड़े में वापस आ जाता हूँ। चूंकि ऐसी परिस्थितियों से मेरी पत्नी भी कुछ अवगत थी, और जब मैं घर आया तो बहुत ही मायूस था। मेरी पत्नी शायद कुछ ऐसी स्थिति समझ चुकी होगी, उसने मेरे बगल में आकर प्यार भरा हाथ मेरे कांधे पर रखती है, और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और 2003 में उस घटना से, मैं समझिए कि 10 दिन तक मैं उस झोपड़े में रहा था। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किए थे कि ऐसा क्यों,
मैंने क्या किया है? अरे मेरे को देखो मेरे पास क्या है। गलत करने वाले लोग तो बड़े बन जाते हैं। मैं तो रोटी के लिए परेशान हो रहा हूँ, फिर मैं कौन सा डिफॉल्टर, कैसी बात? मेरे को मेरी दुकान वापस दो। उसने कहा कि अब तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई, तू चला जा, तेरी कुछ नहीं सुनी जाएगी। तो मैंने बोला था कि मैं सुसाइड कर लूंगा फिर। मैं क्या लेकर मेरी माँ के पास जाऊंगा, क्या लेकर? मैंने यहाँ 14 साल बिताए हैं, मैंने कोई गलत किया नहीं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुम मर जा, तेरे मरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि तेरे पास वो औकात नहीं कि तू मेरा कर्ज दे सके। ये खत्म। दोस्तों, एक दिन मैं इस तरह मेरी स्थिति एक विक्षिप्त की हो गई थी उन दिनों, 8-10 दिनों में कलकत्ते में। मैं अपने घर से निकलता और कब वापस आता इसकी गारंटी नहीं होती। पैदल चलता, बस में नहीं चढ़ता, क्योंकि बस का भी एक स्टॉपेज का अंतिम किराया 1.5 रुपया हुआ करता था। और मैं मीलों पैदल चलते हुए अपने उन संबंधित लोगों की चौखटों पर नाक रगड़ते हुए वापस कब शाम को आ जाता। बढ़ी हुई दाढ़ी, काला कलूटा, हड्डी सा दिखने वाला ये एन बिलोचन कहीं बैठ जाता फुटपाथ पर, कहीं कुछ हो जाता। एक बार मैं शाम को घर आता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का डालती है और कहती है जाइए मूढ़ी लाइए, ले आइए। और मैं मूढ़ी पानी खाता हूँ, बोलिए, रोज खाना बना नहीं था। तो ऐसी स्थिति हमारी थी। और मेरी बच्ची और मेरी पत्नी मिलकर वो कपड़े में कुछ बटन वगैरह लगाने का काम ले ली थी, ताकि 1 रुपया 2 रुपया वो हासिल कर सके, ताकि पेट भर सके। और मैं 2003 में अपनी माँ के पास वापस आ जाता हूँ। और सर, आज मैं इमोशनल हो रहा हूँ, इसको आप यूट्यूब पर मत डालेंगे सर, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं माँ के पास आता हूँ। मेरी माँ की उम्र उन दिनों 75 साल हो चुकी थी। शी was 75 years old that time, already retired lady। मैं उनके पास आकर बच्चों की तरह रोने लग जाता हूँ। और मैंने बोला कि माँ, मेरी गलती थी, मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरे पास भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो। और तो क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझे मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तू आ गया, ही बहुत बड़ी बात है, तू चिंता मत कर, सरकार मेरे को पेंशन देती है, मैं तुम्हें रोटी खिलाती हूँ। और फिर मैं सोचा कि 1-2 दिन रहूंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे साथ थे। मैंने अपनी फैमिली को माँ को सुपुर्द किया। और मैंने बहुत बड़ी बात सोची थी कि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, शायद वापस ना भी आऊं तो कोई बात नहीं। मेरा स्वाभिमान मेरे को मेरे परिवार की आंखों से आंखें मिलाने की इजाजत नहीं दे पा रहा था। मेरे को ऐसा लगता था कि आई शुड कमिट सुसाइड। मैं बहुत 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 जीवन के बहुत ही निम्नतम दर्जे पर, निम्नतम मुकाम पर पहुंच चुका था। दोस्तों, इसी दौरान एक दिन बाद मैं रेलवे स्टेशन पर था, एक बंदा मेरे को मिलता है जो रिश्ते में दूर का भाई लगता है। वो 15 वर्ष रिश्ते में भाई लगता है, 15 वर्ष मेरे से वो छोटा है। और उसने मेरे को आरसीएम बताया, पहली बार उसने आरसीएम का शब्द मेरे कान में डाला। और वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे घर तक आया, बोला भैया आप मेरे साथ एक मीटिंग में चलिए। और चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति और पॉजिटिव व्यक्ति, हालांकि परिस्थितियां तो बिल्कुल मेरे को खत्म कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि मैं चलता हूँ, मैं जाऊंगा। भैया आप आरसीएम जानते हैं? मैंने कहा नहीं, आप एक मीटिंग में चलिए। मैं सोच रहा था कि अगर ये व्यक्ति, और हाँ एक बात और समझिए सर, कलकत्ते से जो वापस आया था उस समय मेरे पास क्या था, 41 years old अप्रोक्सीमेट। और कलकत्ते से वापस आ रहा था पत्नी और बच्चों के साथ, मेरे पास 1 रुपए नहीं थे। मेरे पास 41 साल की या 42 साल, जो भी मेरी जिंदगी रही हो, मेरी जिंदगी की कुल पूंजी मेरे पास थी, पहनी हुई पैंट और शर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
मेरी रेलवे की टिकट भी मेरे भांजों ने कटाकर मेरी जेब में रखे थे और मैं इस तरह अपनी माँ के पास आया था। और जब मेरे को वो लड़का आरसीएम की मीटिंग में अपने जीवन में पहली बार मैं जा रहा था, तो ये भी एक अच्छी बात है, जो नोटिस लेने वाली बात है, जो आप सुनेंगे कि मेरे कपड़े मेरी पत्नी धो रही थी कि मेरे को आरसीएम की मीटिंग में जाना है, और जब तक वो कपड़े सूख नहीं जाते धूप में, तब तक मैं गमछे पहनकर था, क्योंकि मेरे 41 साल के जीवन के कार्यकाल में उस समय मैं इस मुकाम पर था कि मेरे पहनने के दूसरे कपड़े मेरे पास नहीं थे, जीवन में ही नहीं थे। लोगों के घर में पहनने के कपड़े और भी होते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं थे। आप ये समझो कि मैं उस इकलौते कपड़े के सूखने का इंतजार कर रहा था। और मैं पहली बार मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में जीवन में पहली बार आरसीएम की एक मीटिंग में बैठा था, जब मैं आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया था। और वो 7 घंटे की मैराथन मीटिंग थी। और वो मीटिंग किनकी थी? वह मीटिंग हमारे आदरणीय भाग्य विधाता, आदरणीय हमारे गॉडफादर, आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय श्री भगवान, भगवान से कम नहीं है हमारे वीसी सर, उनकी ही मीटिंग थी। मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में सर की 7 घंटे की उस मीटिंग में मैं दूसरे तीसरी कतार में बैठा हुआ एक भूखा, एक भिखारी, एक मरणासन, मरता हुआ, मरने जाने वाला, आत्महत्या की भावना रखने वाला, जीवन से निराश, हताश व्यक्ति एन विलोचन बैठा था। और आदरणीय श्री बीसी सर को प्रथम 3 घंटे जब मैंने सुना, तो मैं रोता रहा बच्चों की तरह। एकदम से मेरे को महसूस नहीं, मेरे आजू-बाजू कौन है, कौन मेरे को देख रहा है या कुछ सोच रहा है। जैसे मैं आज आपके समक्ष इमोशनल हुआ, मैं बात नहीं कर पा रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वहाँ तो मैं खुलकर रो रहा था 3 घंटे तक। जैसी-जैसी बातें हमारे आदरणीय बीसी सर कर रहे थे, प्रथम बार मैं ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हुआ था जो मेरी पहुँच में थे। क्योंकि इससे पहले भी मैं कुछ लोगों से प्रभावित था जो मेरी पहुँच में नहीं थे। आज मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं सर से प्रभावित भी था और सर मेरी पहुँच में भी थे, सर मेरे सामने थे। पहले स्पेल में जब सर नीचे आए थे, 3 स्पेल में वो मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में आदरणीय ग्रेट एडुकेटर, डायमंड लीडर श्री श्री सुरेंद्र बस जी ने मार्केटिंग प्लान दिखाया था। और उसमें जब फर्स्ट स्पेल में वीसी सर नीचे आए थे, तो मैं उनके पास जाकर उनका पाँव छुआ, लगा कि मेरा बहुत मैं मैं फ़ील जो मैं कर रहा था, मैं शब्दों में आपको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को लगा मेरा बहुत ही बड़ा अपना, मेरे भगवान, मेरे मेरे जीवन को बदल देने वाले ऐसा व्यक्ति ने, दिव्य व्यक्तित्व से पहली बार मैं मुलाकात किया था। और मैंने उनके पाँव छूकर भरभराती आवाज़ में मैंने बोला कि सर मैं बहुत अभागा हूँ, मर जाना चाहता हूँ, जीने की इच्छा नहीं होती सर। उन्होंने कहा अभी मीटिंग समाप्त नहीं हुई है, बैठ। और फिर सेकंड स्पेल में जा गए जब स्टेज पर, तो लगा कि सारी बातें वो मेरे ही लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तू अपने को अभागा कहता है? अरे नादान, तू वाक़ई में अभागा होता तो कीड़े-मकोड़े बनकर इस दुनिया में पैदा हुआ होता। तू अगर अभागा होता तो जानवर बनकर इस प्रकृति में पैदा हुआ होता। कौन कहता है तू अभागा है? अरे इस दुनिया के सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में तू पैदा हुआ है और तू अपने को अभागा कहता है? तू अभागा नहीं है, बस ये कमी है कि तू अब तक जागा नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक शुरुआत और कर, तेरी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं, कामयाबी की बाढ़ आएगी और तू अपने को अभागा कहता है। उन्होंने एक बात और कही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि तू अतीत में क्या था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अतीत मुर्दा है, अतीत में जाएगा तो मुर्दा बन जाएगा। तू कहाँ जाना चाहता है उसे देख, क्योंकि भविष्य ज़िंदा है। भविष्य में जाएगा तो विजेता बन जाएगा। और उनकी एक-एक बातें मेरी अंतरात्मा में स्थापित होती जा रही थी। मैं कंप्लीटली डेडिकेट होता जा रहा था और मैं मन ही मन एक नया एन विलोचन उस दिन पैदा हुआ। उसी 7 घंटे की मीटिंग में एक नया एन विलोचन का उद्भव होता है और मैं कहता हूँ कि अब तो मरना है तो एक बार आरसीएम करने के बाद ही मरेंगे। मैं तो आरसीएम करूँगा। और मैं वापस आता हूँ
और अपनी 75 वर्षीय वृद्धा पेंशनर माता के पांव दबाता हूँ और मैं कहता हूँ कि माँ, मैं आरसीएम की मीटिंग से आ रहा हूँ। मैंने अब तक मेरे सारे फैसले गलत थे। जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया माँ, मैं तुम्हारा नालायक बेटा हूँ। यदि मर जाऊँगा तो तू मेरे लिए कफ़न ज़रूर खरीदेगी। मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, मैं आरसीएम से जुड़ना चाहता हूँ। मेरे को पैसे दे दे। और उन्होंने मेरे को 1260 रुपए दिए थे और मैंने आरसीएम का आध्यात्मिक सफर की शुरुआत मैंने की थी। आदरणीय श्री श्री बीसी सर के उस उस मोटिवेशन, उस प्रेरणा देने वाली, उस जबरदस्त लाइफ चेंज करने वाली जो घटना थी, वो मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम की। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपनी पत्नी के विषय में। दुबली, पतली, सांवली, हड्डी सी दिखने वाली वो साधारण ग्रामीण महिला क्या सोच रही थी? मैं बार-बार मरने की बात क्यों सोचता था पता है आपको? मैं ये कभी-कभी आत्म-समीक्षा करता था, चिंतन करता था, तो मैं ये सोचता था कि जो पत्नी मेरे साथ है, मैं ही इतनी इतनी बुरी स्थिति में हूँ। शायद ये कभी कभी तो ऐसा भी सोचती होगी कि काश इसकी जगह अगर किसी और से मेरी शादी हो जाती, तो मेरी ये तो स्थिति नहीं होती। मैं भूखी तो नहीं रहती, शायद मैं अच्छी स्थिति में रहती। तो ये मेरे को और ग्रहानी लग जाती। मेरे को एक तीर की तरह मेरे 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 कलेजे में ये बात जाती, तो मेरी इच्छा और बलवती हो जाती कि मेरे को मर ही जाना चाहिए, कम से कम इन लोगों का रास्ता तो छोड़ दें। सर, जब मैंने आरसीएम जॉइन किया, दोस्तों आज आपको आरसीएम आरसीएम की बात कही जाती है, मार्केटिंग प्लान दिखाए जाते हैं या आरसीएम के लिए ऑफर किया जाता है आपको, तो शायद आपका अहंकार आपको आरसीएम समझने की इजाजत नहीं देता। आप बहुत समीक्षा करते हो, आरसीएम आरसीएम की गहराई में जाते हो, नेगोशिएशन करते हो, बहुत सारा चिंतन मनन आरसीएम के लिए करते हो। क्यों? दोस्त, मेरे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं यार। मैं तो शमशान जाने के रास्ते से अचानक डाइवर्ट कर दिया गया आदरणीय श्री श्री बीसी सर के द्वारा कि बेटा तू शमशान मत जा, तू इधर जा, तेरी नई जिंदगी इधर है। और आज मैं आपके समक्ष हूँ। मेरी वो पत्नी, मैं खुद, आज मैं एक बेहतर माहौल में रहता हूँ। आज मैं एक अच्छे घर में रहता हूँ, जहाँ मेरी ड्राइंग रूम होती है, जहाँ मेरा बेडरूम होता है, जहाँ भौतिक सुख के सारे सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें होती है। आज तक अभी तक मैंने 5 गाड़ियाँ खरीदी है सर। मेरा बच्चा मेरे 3 बच्चे, तो बड़ी बेटी की शादी तो मैंने उस बुरे दौर में ही कर दी। तो वो जैसी भी है, आज भी मैं अपनी बड़ी बेटी को साथ में ही रखता हूँ। मैं संपूर्ण रूप से मैं कहता हूँ कि वो मेरे गुरुवत के दिनों का फैसला मैंने तेरी शादी करके किया था। मैं जब तक जीवित रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा बेटा जिम बॉडी बिल्डर है, मेरी छोटी बेटी आज इंटरनेशनल खिलाड़ी है। वो चाइना जाकर सिल्वर मेडल ले आई है एशियन गेम में। वो मालदीव गई खेलने के लिए। वो थाईलैंड जाने वाली है। गवर्नमेंट ने भी उनको कुछ गवर्नमेंट जॉब से उनको सम्मानित किया। मेरी बेटी के अखबारों में फोटो आते हैं। वो टीवी वाले मेरे घर आते हैं तो उनकी शूटिंग होती है। आज आज मेरे पास कुछ भी है, सिस्टम की वजह से है, आरसीएम की वजह से है। मेरे घर में 10 रुपए का झाड़ू हो या 10 लाख की गाड़ी हो, सब कुछ दोस्तों इन 18-19 वर्षों के आरसीएम के कार्यकाल में मैं शून्य से यहाँ तक हूँ। 1 रुपया भी किसी अन्य स्रोत से मेरे पास नहीं आए। जी नहीं, आप ये मत समझना कि मैं कोई और बिज़नेस करता हूँ या कोई अन्य स्रोत भी है हमारी घर की इनकम के लिए। जी नहीं सर, मैं कंप्लीटली आरसीएम के लिए हूँ। मरते दम तक आरसीएम के लिए रहूँगा और आज मेरे पास कुछ भी है तो इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम का ही दिया हुआ है। मैं नमक खाता हूँ या रसमलाई, सब कुछ इसी आरसीएम से है। दोस्त, आज मेरा जीवन ही बदल गया, बिल्कुल बदल गया। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ऐसी भी ज़िंदगी हमारी हो सकती है और ये सब कुछ हमारे गॉडफ़ादर आदरणीय श्री बीसी सर मेरे निवास पर कई बार आ चुके। मेरे को बराबर उनका आशीर्वाद मिलता है। ये यूएस की एक मीटिंग में, यूएस की वीकली मीटिंग हुआ करती थी। बीसी सर जब अपनी बातचीत उस दिन कर रहे थे,
तो 2-3 नाम लिए थे उन्होंने, एक नाम मेरा भी उन्होंने लिया था। आज भी मैं उसको बहुत हिफाज़त से रखता हूँ। बीसी सर का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मेरे को बराबर मिलता रहता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्त, आज मैं ईश्वर की कृपा से, आदरणीय श्री बीसी सर के आशीर्वाद से और इस सिस्टम के प्लेटफ़ॉर्म पर मैं भी एक करोड़पति के रूप में जाना जाता हूँ सर। आज की डेट में एट प्रेज़ेंट मेरे पास एक अच्छी लाइफ़स्टाइल है, एक एक अच्छा एक एक छोटी-मोटी पहचान है। मेरे गैरेज में 2 गाड़ियाँ लगती है, एक मेरी, दूसरी मेरी पत्नी की, उसी पत्नी की, उसी पत्नी की जिसकी चर्चा मैंने अभी की है। सर, आज आज तो आज मेरी पत्नी को देखेंगे सर, तो आज पहचान नहीं पाएँगे। आज तो मेरी प मैं लगभग 61 मेरी एज, तो मेरी पत्नी भी ओल्ड एज होगी, लेकिन उनकी सेटअप क्या बात! अब तो एकदम चमचमाती नई साड़ी पहनना, नए सलवार सूट पहनना, सोने की चेन पहनना, उल्टा आँचल माथे पर लेना, हैं? एकदम तेज लाल रंग की सूट की लिपस्टिक लगाना, वो तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कितना बड़ा बदलाव है और बदलाव का जनक कौन है? आदरणीय श्री बीसी चावला। ये सिस्टम कितनी भी महान होती, उस महान सिस्टम का परिचय करवाने वाला वो प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? आदरणीय श्री बीसी चावड़ा, हमारे भगवान। मैं तो कहता हूँ मैं 1000 बार मरूँ, 1000 बार पैदा हूँ, तो हज़ारों बार अपने आदरणीय श्री बीसी सर के रजकण में पैदा हूँ, उनके चरणों में ही पैदा रहूँ, उनका सानिध्य हर जन्म में मेरे को मिलता रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। आदरणीय श्री स्टार रूबी पंकज मिश्रा जी बैठे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। नंदन मिश्रा उनकी आईडी में लगा है और उनकी धर्मपत्नी कल्याणी मिश्रा, हैं? बोलिए आज जब उनसे एक स्टेप आगे वाले ये एन विलोचन जब पति-पत्नी हीरो बन सकते हैं, तो हमारे नंदन मिश्रा, पंकज मिश्रा क्यों नहीं उभरते सितारे? और मैं बहुत इम्प्रेस रहता हूँ और आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत वेलकम करता हूँ और आज आपसे सीखता भी हूँ बहुत कुछ और मैं आप सबों से भी सीखना चाहता हूँ। सर, सीखना कभी मत छोड़ना। कहते हैं सीखना एक दवा की तरह काम करता है। आप हमेशा सीखते जाना। कहते हैं वो लोग अनपढ़ नहीं होते, जो पढ़े-लिखे नहीं होते, बल्कि वो अनपढ़ होते हैं जो सीखते नहीं। वो सीखना तो एकदम चालू रखना है। आज भी मैं सुबह-सुबह आता हूँ, आपके समक्ष आता हूँ, बीसी सर की कोई भी मैसेज मेरे मोबाइल पर आ जाती है, तो मैं उसको ज़रूर अपडेट करता हूँ, मैं उनको एन्जॉय करता हूँ। सर, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर ये आरसीएम आपके जीवन में है, तो निश्चित मानिए कि आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं। अगर ये आरसीएम आपके जीवन में आ चुकी है, तो समझ लीजिए कि आपके बहुत बड़े सफल होने के दरवाजे ऑलरेडी खुले हुए हैं और बीसी छाबड़ा सर जैसे व्यक्तित्व के सानिध्य में हैं आप, तो समझिए कि वो रास्ता और मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है आपको अपनी मंजिल पर ले जाने के लिए। मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा इस सिस्टम के लिए, 2 मिनट। मैं बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन या बहुत कुछ इस सिस्टम को मैं आपके सामने प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि इतने बड़े-बड़े सारे पुरोधा आदरणीय श्री विजय विरोधिया सर, सीनियर स्टार सफायर लीडर, कोर लीडर, स्टार रूबी हमारे पंकज मिश्रा और हमारे भगवान आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा सर। मैं तो एक निमित्त मात्र, एक छोटा व्यक्ति, मैं क्या आरसीएम बताऊँगा आपको। लेकिन मैं 2 एक नज़रिया बताना चाहता हूँ सर, ये क्या है? ये बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस इस सदी का नहीं, ये बिज़नेस पूरी मानव सभ्यता का सबसे अनोखा बिज़नेस है सर। मैं कहता हूँ ये 75 साल का ये आरसीएम भारतीय लोकतंत्र ये भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी 75 इयर्स ओल्ड, यानी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लेकर आज तक बाज़ार की व्यवस्था तो थी ही, आप उस बाज़ार को चेक करें। उससे पहले 200 साल का अंग्रेजों का शासन, उस समय भी बाज़ार थे। उससे पहले हज़ारों सालों का मुगलों का शासन, उस वक़्त भी बाज़ार थे। लेकिन उस समय से लेकर आज तक एक भी बाज़ार आप ऐसा बता दीजिए, जिस बाज़ार में एक ग्राहक जाता है, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है और उसके बैंक में पैसे आते हैं। बताइए, एक सवाल मात्र मैं पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी अकल है, बहुत सारे नॉलेज हैं, बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी जानकारियां हैं, तो मेरे को बता दो।
इन हजारों वर्षों में इस कोई ऐसा बाजार आज तक आया क्या जहां कोई आम आदमी नमक खरीदे तो उसके बैंक में पैसे आ जाए? नहीं आया। ये आरसीएम ही है सर, जहां इसी नेचर से पैसे आते हैं। खरीद बिक्री, मार्केटिंग का हिंदी ही होता है विपणन, यानी खरीद बिक्री। और मैं आज इसी के बिना पर करोड़ों रुपए कमा चुका हूं सर, सारा कुछ हमारे पास है। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद, जय आरसीएम।